साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड पर कौन सच्चा कौन झूठा, किसका दावा पुख्ता और किसका कमजोर, कौन सियासत कर रहा है और कौन इंसाफ के लिए खड़ा है, इन सवालों का जवाब इस कांड पर मचे शोर में कहीं गुम सा गया है। इसलिए न्यूज़ 18 के अंडरकवर रिपोर्टर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमारी मुलाकात इस कांड के उन चेहरों से हुई जो इसकी हर कड़ी से वाकिफ थे, और ये चेहरे अब तक मीडिया के कैमरे पर नहीं आए थे। आज शाम 4:45 से न्यूज़ 18 हाथरस हत्याकांड के उन चेहरों की गवाही शुरू होने जा रही है, जिससे इस वारदात का सच शीशे की तरह सामने आ जाएगा। हाथरस कांड की परत दर परत सच्चाई सामने आएगी न्यूज़ 18 पर शाम 4:45 से लगातार। हाथरस कांड में इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में कल मथुरा से गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में लिखा गया कि अतरुर रहमान, आलम सिद्दीकी और मसूद के पास से गिरफ्तारी के दौरान 6 फोन, 1 लैपटॉप और जस्टिस फॉर हाथरस नाम के पर्चे पाए गए। एफआईआर में इन लोगों पर शांति भंग करने के लिए हाथरस जाने का आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यह आरोप कि ये लोग हाथरस में जाकर माहौल को खराब करना चाह रहे थे। फिलहाल इनके पास से लैपटॉप और फोन जब्त किए गए हैं, जिनको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इस एफआईआर में यह भी दर्ज है कि हाथरस नाम के पर्चे जब इन्हें पकड़ा गया तो मिले। एफआईआर में इन लोगों पर शांति भंग करने के लिए हाथरस जाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल इन चारों को पूछताछ के लिए रखा गया है, इनसे पूछताछ हो रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि दिल्ली से ये लोग हाथरस जा रहे थे और वहीं मथुरा में बीच रास्ते में इनकी जब तलाशी ली गई तो 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कुछ पर्चे और संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 फोन, 1 लैपटॉप और जस्टिस फॉर हाथरस नाम के पर्चे इनके पास पाए गए। एफआईआर में इन लोगों पर शांति भंग करने के लिए हाथरस जाने का आरोप लगा है और इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है, ताकि एक-एक कड़ियों को जोड़ा जा सके। और कुछ और लोग थे, क्योंकि 19 एफआईआर दर्ज हुई है हाथरस समेत, जिनमें से 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये 4 लोग और गिरफ्तार हुए। मथुरा में ये चारों लोगों को पकड़ा गया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, यानी इस एफआईआर में क्या क्या चीजें लिखी गई है, जरा विस्तार से बताइएगा। और इसका मतलब कि बड़ी साजिश की मंशा थी इन लोगों की। देखिए, बिल्कुल जो मथुरा की एफआईआर हुई है वो कई चीज़ों को दर्शाती है। इस एफआईआर की अगर बात करें तो एफआईआर में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है कि अगर जो इनके पास से जो लैपटॉप बरामद हुए हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए हैं, 6 स्मार्टफोन बरामद हुआ है और ये जस्टिस वर्ग हाथरस के नाम से वेबसाइट चला रहे थे। और एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि ये लोग पैसा भी एकत्रित कर रहे थे हाथरस या आसपास के इलाकों में हिंसा फैलाने के लिए। बाकायदा देशद्रोह की धाराएं लगाई गई इनके ऊपर। 153A राष्ट्रद्रोह की जो धारा बनती है वो लगाई गई है। बाकायदा एफआईआर में ये भी कहा गया है कि जानबूझकर सामाजिक विद्वेष व जाति हिंसा फैलाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही थी। और बाकायदा कार्ड.co के नाम से भी एक वेबसाइट बनाई गई थी, जिसका संचालन किया जा रहा था चंदा एकत्रित करने के लिए। यानी जो चंदा एकत्रित किया जा रहा था वो किस लिए एकत्रित किया जा रहा था, ये भी एफआईआर में जिक्र किया गया कि इस पैसे का इस्तेमाल इन लोगों की तरफ से आसपास के इलाकों में दंगा, जाति हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा था। और पैसा कहाँ से आया, किस किस के खाते में गया, इस बात का जिक्र भी एफआईआर में है। तो एफआईआर बहुत कुछ कहती है कि आखिर हाथरस के पीछे साजिश में और कौन बड़े चेहरे हैं, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें कई सारे लोग हैं जो पीएफआई यानी पुराने सिमी के संगठन के लोग हैं। जो पीएफआई का मुखिया मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें विदेश से यानी जो विदेशी फंडिंग है उसका जिक्र भी एफआईआर में किया गया। और कहा गया है कि चंदा की व्यवस्था को एकत्रित करके सामाजिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही थी इन लोगों की तरफ से। और बाकायदा जिस माध्यम से धनराशि प्राप्त की गई हो, चाहे वेबसाइट हो या खाते में हो, उसका जिक्र भी एफआईआर में किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए जो एफआईआर है, एफआईआर बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं कागज का पेट कागज ही भरता है। तो एफआईआर में पुलिस ने एक एक कर सारी परत खोल दी और पूरी घटना का जिक्र किया और कहा है कि दिल्ली से हाथरस से लोग जा रहे थे, इनके पास से बहुत सारे भड़काऊ साहित्य और हाथरस जो जस्टिस हाथरस नाम से जो वेबसाइट बनी थी उसका भी पोस्टर इनकी गाड़ी से बरामद हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पुलिस एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। मसूद जो है उसके परिवार वालों से बात की गई, उन्होंने कहा कि उनका बच्चा पढ़ाई करता है, उसे फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए कि जब वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है तो वो मथुरा के रास्ते हाथरस क्यों जा रहा था।
तो शायद अजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। इसी बीच बता दें, यूपी के सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर हाथरस मामले के बहाने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने एक चिंता जताई कि लोगों को जाति और मजहब के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही थी। सीएम ने कहा, यूपी में माहौल खराब करने के लिए रोज नई साजिश रची जा रही है। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया और उन्होंने बताया कि विपक्ष ऐसे मसलों पर राजनीति कर रही है। क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो हाथरस में हिंसा की साजिश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई। यूपी पुलिस के मुताबिक इनमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए। यूपी पुलिस का दावा है कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी फिलहाल मिल चुके हैं और एक एक तार दरअसल जोड़ने की कोशिश। इस वक्त 100 करोड़ की फंडिंग का फिलहाल जो दावा किया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि इसमें से अगर 50 करोड़ देंगे तो 50 करोड़ रुपए ही मॉरिशस से आए। यानी बड़ी साजिश इन फंडिंग के द्वारा ये लोग रच रहे थे। वो कौन कौन लोग थे जो इस साजिश के पीछे थे, अब दरअसल उन्हें ही खोजने की कोशिश हो रही है। 4 लोग पकड़े गए हैं, इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण, ताकि एक सिरा जो है वो कम से कम जांच एजेंसियों के हाथ लगा है और धीरे धीरे इनकी क्या कड़ियां रही हैं परत दर परत अब ये खुलेगा। फिलहाल जो जानकारी कि हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई, यानी 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर दरअसल यूपी के लिए ये लोग साजिश रच रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक 50 करोड़ रुपए तो मॉरिशस से ही आए। यूपी पुलिस ने खास ये भी दावा किया कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी मिल चुके हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, हाथरस से जहां हिंसा फैलाने की साजिश का ताना बाना वेबसाइट के जरिए रचा गया था। जांच एजेंसियों के रडार पर कुछ वेबसाइट्स हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों का दावा है कि वेबसाइट से दंगे फैलाने और उसे करने के लिए रची गई साजिश के तार दरअसल अब मिलने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब इस मामले में गहराई से पड़ताल करने के लिए कुछ विदेशी जांच एजेंसियों से भी मदद ले रही है, ताकि हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोला जा सके। तो फिलहाल एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश, कल ही कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके लिंक कहां थे वो खंगालने की भी कोशिश साथ ही साथ। हाथरस कांड का सबसे बड़ा पर्दाफाश, देश भर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश। हाथरस की आड़ में दिल्ली में फिर दंगा भड़काने का था प्लान। लखनऊ, प्रयागराज और बनारस में भी दंगा कराने की थी साजिश। दर्जन भर शहरों को दंगे की आग में झोंकने का रचा गया षड्यंत्र। आतंकी संगठनों के संपर्क में था वेबसाइट का मास्टरमाइंड। वेबसाइट के मास्टरमाइंड पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा। मामला सामने आते ही बंद हो गई दंगे की वेबसाइट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस से,
जहां यूपी की जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करके सभी को बुरी तरह चौंका दिया है। यह पर्दाफाश है उस वेबसाइट को लेकर जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे हाथरस कांड में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर रातों रात तैयार कर दिया गया था, मगर जांच एजेंसियों ने उजागर किया है दरअसल ये वेबसाइट एक गहरी साजिश का चेहरा है जिसकी आड़ में वो लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर को दंगे की आग में झोंकने का एक खतरनाक प्लान तैयार कर रखा था। इस वेबसाइट की तफ्तीश को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में आ चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए अब विदेशी एजेंसियों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हाथरस मामले में अब तक जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सबूत लगे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। साथ ही साथ हाथरस कांड में पूरी प्लानिंग थी दंगा भड़काने की और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी और इसी फंडिंग का पता लगाने के लिए ईडी अब इस पूरे मामले में जाँच करेगी। ईडी पता लगाएगी कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई और इसके लिए ईडी ने बाकायदे विदेशी एजेंसियों से मदद की गुहार लगाई है। हाथरस कांड से जुड़ी इस वेबसाइट के लिए ईडी ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। इसी बीच न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने वाली है ताकि इस वेबसाइट के जरिए जुड़े तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके। अब ये बात खुल गई है कि जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम से बनी वेबसाइट रातों रात बनकर तैयार हो गई थी और इसी वेबसाइट के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इसी बाबत हाथरस में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके तहत गुनाह करने की मंसूबे से इकट्ठा किया गया पैसे को जब्त किया जा सके। न्यूज 18 की पड़ताल में यह पता चला कि हाथरस पुलिस ने एक मामला 3 अक्टूबर को दर्ज किया था। उस एफआईआर में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि वेबसाइट में देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाथरस की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा वेबसाइट में विरोध प्रदर्शन के लिए प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे करीब दर्जन भर शहरों का जिक्र है। जैसे ही ये सारी बातें जांच एजेंसियों के सामने पड़ी तो उनका माथा ठनका। तब इस वेबसाइट के साथ साथ सामने आए कई और सबूतों को भी खंगालना शुरू किया गया। जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर खास तौर पर पड़ी। वेबसाइट पर हाथरस कांड के लिए प्रदर्शन पर खासा जोर था। प्रदर्शन करने वालों के लिए कुछ जरूरी हिदायतें थी। वेबसाइट पर साफ निर्देश था प्रदर्शन करने वालों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए क्या करना और क्या नहीं करने के निर्देश थे। प्रदर्शनकारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के हालात और लोगों से बचना जरूरी है, दंगों के दौरान आंसू गैस के गोले दागने पर एहतियात बरतने का जिक्र, गिरफ्तारी होने पर उठाए जाने वाले कदमों की हिदायत। साजिश की इस वेबसाइट पर सब कुछ विस्तार से इस तरह से सजा कर लिखा गया था ताकि पढ़ने वाले पर असर हो। ये बात भी खुल गई है कि फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में हजारों लोग इस वेबसाइट से जुड़ गए। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट बंद कर दिया गया। न्यूज 18 इंडिया को पता चला कि ईडी ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी एजेंसियों से मदद मांगी है क्योंकि इस वेबसाइट को तैयार करने और उसके मार्फत दंगे के लिए लोगों को उकसाने में आने वाले खर्च के लिए फंडिंग के पीछे कुछ मुस्लिम और कट्टरपंथी देशों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जांच एजेंसियों ने पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लिहाजा इस वेबसाइट के लिए कहां से और कैसे कैसे रकम इकट्ठा की गई और किन किन देशों से जुड़े आतंकी संगठन इस गहरी साजिश का हिस्सा थे, इसका पता लगाने के लिए ही ईडी ने अब विदेशी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पूरा सच सामने लाने का इरादा किया है। यानी अमित, इस साजिश का वक्त रहते पर्दाफाश हो गया, नहीं तो बड़ी साजिश रची गई थी जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी थी। जी बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से एजेंसियों ने पूरा पर्दाफाश किया गया है तो इससे तो साफ यही लगता है कि अगर वक्त रहते ये पर्दाफाश नहीं किया जाता तो जिस तरीके से सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसके लिए फंडिंग की गई थी, ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली हिंसा का मामला सामने आया था, कई लोगों की जानें चली गई थी, उसी तरीके का कुछ इसी यहाँ भी मोडस ऑपरेंडी देखने को मिल रहा है। वेबसाइट बनाया गया, वेबसाइट के जरिए फंडिंग हुई, 100 करोड़ के आसपास फंडिंग की गई है जैसा जाँच एजेंसियाँ
बता रही हैं, और इसी पैसे को प्रोटेस्ट के तौर पे, दंगा भड़काने के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था। तो इसमें जांच एजेंसियों ने सही समय रहते उन्होंने पर्दाफाश किया है। अब जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती ये है कि 100 करोड़ की जो फंडिंग हुई है, 50 करोड़ तो बता रहे हैं कि मॉरिशस से आया, लेकिन बाकी के 50 करोड़ कहाँ से आए हैं इस बारे में पता लगाना है। फंडिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है। वेबसाइट से थोड़ी बहुत झलक इसकी दिखती है, जो जिस पर अभी फिलहाल जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है, उससे कि पूरे देश भर में हाथरस को लेकर प्रोटेस्ट का इन लोगों ने दंगा भड़काने का, जातिवाद भड़काने का इस तरीके से पूरा जो है खाका एक रच दिया था। लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से इस तरीके का जो मामला इन्होंने एक साजिश रची थी, उस साजिश से पर्दा उठ गया। फिलहाल जो है जांच एजेंसियां जो है लगातार जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों की रडार पर निश्चित तौर पर कई लोग होंगे, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है, तो ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो रही है। यानी ईडी अब इस पूरे मामले में जांच करेगी, ईडी पता लगाएगी। ठीक है अमित भैया, आपको ऐसा देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा मांगा है। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि हाथरस की घटना के मुद्दे पर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो हाथरस केस की सीबीआई जांच पर नजर रखे, जिससे जल्द से जल्द असलियत सबके सामने आ जाए। हाथरस केस में यूपी सरकार का हलफनामा। यूपी में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा बयान। उनतीस 30 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर है हाथरस केस से जुड़ी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक की जांच से जुड़ा हलफनामा दायर किया है, जिस मामले में जांच के लिए यूपी पुलिस और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। उसी हाथरस मामले को उछालने के पीछे यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर दंगा भड़काने की साजिश का दावा किया गया है। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में पीड़ित लड़की को इंसाफ के नाम पर बनाई गई वेबसाइट का भी हवाला दिया है, जिसमें एक साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज़ 18 के पास उस वेबसाइट की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें हाथरस पर लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग शहरों में इकट्ठा करने का आरोप पुख्ता नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर को 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। 4 अक्टूबर को 4 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठा होना था। 3 अक्टूबर को 3 बजे कोलकाता में पार्क सर्कस पर आना था। 3 अक्टूबर 12 बजे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से मार्च निकालना था। 4 अक्टूबर 5:30 बजे सूरत में वीआईपी रोड पर इकट्ठा होना था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस वेबसाइट से लोगों को जोड़कर नई दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की इस साजिश को नाकाम कर दिया। जिस मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़कर उठाया जा रहा था, दरअसल उसी मुद्दे के सहारे यूपी के हालात बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। हलफनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हाथरस से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुई थी। जब दिल्ली में हाथरस केस की पीड़ित की मौत हुई, तब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने हाथरस में भी माहौल खराब करने की कोशिश शुरू कर दी थी। 20
सितंबर को हाथरस में दंगे की थी साजिश, जाति धर्म के नाम पर भड़काने की थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को इकट्ठा होने से रोका। कुछ लोगों ने पीड़ित के परिवार को भड़काया, परिवार को अंतिम संस्कार के खिलाफ भड़काने की कोशिश। हलफनामे में सबसे बड़ी खबर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बगैर पीड़ित परिवार की मर्जी के पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन सरकार ने हलफनामे में साफ कर दिया है कि परिवार की सहमति के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाया गया। परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार। शव को देर तक नहीं रख सकने की दलील। पोस्टमार्टम के 20 घंटे बीत चुके थे। परिवार की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे के मुताबिक यूपी सरकार ने समय रहते इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, क्योंकि हाथरस मामले में इंसाफ के नाम पर वेबसाइट में जिस तरह की बातें कही गई थी वो सीधे किसी बड़े दंगे की साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। किसी भी घटना से पहले प्लान करें, दंगा करने की जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर कहां छिपना है पहले से तय करें, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाएं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 3 और हलफनामे दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश, पीड़ित परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश, क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील तय किया है जो उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मामला लंबित है, याचिका की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे बड़ी संख्या में पीएसी के जवान के साथ एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी तैनात है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस मामले में अब कोई चूक नहीं करना चाहती है। शायद इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सीबीआई की जांच खुद ही सुपरवाइज करे, जिससे हाथरस की सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आ सके। हमारी टीम हाथरस मामले से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हाथरस पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। बातचीत में पीड़ित के पिता ने इंसाफ की मांग की। उन्हें पीड़िता के पिता हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो एसआईटी जांच कर रही थी अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है 10 दिन के लिए, और उसका समय सीमा कर दिया गया, यानी 10 दिन में वो अपना फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी। अब ये है कि वो सही जांच करके क्या कहते हैं वो करे। हमें तो क्या कहते हैं उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए। लगातार जो है एक दूसरा गुट जो गांव में है वो पंचायत कर रहा है, कह रहा है कि आप सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नार्को से पीछे हट रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज़ पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हमारा सरकार तो यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमें इंसाफ दे। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आपसे, क्या क्या पूछा उसने, क्या सिलसिलेवार तरीके से पूछा अभी तक? जो हमारी क्या कहते हैं बेटी के संग में जो अत्याचार हो का है वो हमने बताई उन्हें, और हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो जी वो है, हम और कुछ ना बोल सकते। जो गांव का एक गुट है जो लगातार पंचायत कर रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कह वो चाहेंगे। किसी तरीके से जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से।
हमें ऐसा कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है, आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दिया गया है। जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए, मैंने सुरक्षा पूरी है। हाँ सुरक्षा पूरी है, वो सब क्या कहते हैं। अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है रहा कि क्या कहते हैं, हमें मतलब वो सुरक्षा मिल रही है पूरी। तो एसआईटी ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछ लिया कि उस दिन के बाद 14 तारीख के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ हम लोगों ने बताई है कि जैसे क्या कहते हैं हमारे साथ में घटना घटी है वो हिसाब से हमने बताई है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आके क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने। कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। ग्राउंड जीरो पर गांव के लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि हाथरस में आखिरकार क्या हुआ था। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, ये आपके संज्ञान में कब आया, क्या लगा आपको? पंचायत भी हो रही है क्योंकि इस मामले में गांव का एक गुट पूरी तरीके से अलग है। ये तो 8 दिन बाद आया है, 8-10 दिन बाद। पहले तो एक के नाम FIR थी, संदीप, गला दबाने की बस। और ये रेप वगैरह का तो ये 8-10 दिन बाद आया है। मगर है गलत, टोटल फर्जी है ये। इसी वजह से पंचायत वगैरह सब हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हो रही है ये पंचायत, क्योंकि निर्दोष फंसाए जा रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है ये पंचायत। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? न्याय हो बस, लीगल जो न्याय है वो हो जाए, CBI कराए, नार्को टेस्ट हो जाए, हो जाएगा दूध में दूध, पानी का पानी। योगी सरकार ने तो CBI जांच की सिफारिश कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दायर करके कह दिया है कि CBI जांच चाहती है, नार्को टेस्ट की भी बात कह रही है। हाँ तो बढ़िया है, ये टेस्टिंग होनी जरूरी है, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि ये केस टोटल फर्जी डला हुआ है। हाथरस में न्यूज 18 की टीम ने गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के रिश्ते के बारे में बताया। हूँ हाथरस के पीड़िता के गांव पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरीके से बीते कल कोर्ट में बात हुई थी कि पीड़िता को पुख्ता सुरक्षा दी जाए और उसके बाद से पीड़िता के घर पर और गांव के चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और PSC के जवानों को भी लगाया गया है। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पंचायत भी हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? गाँव का एक गुट पंचायत कर रहा है। भैया झूठो है सब, हर एक केस पूरा और जाम कछु ना, झूठो केस है जी बिल्कुल। बच्चे बेबात है फंसे भये, जही ने मारी है वो छोरी, तो जिन मेहता जी ने जाए भैया ने और जिन नहीं मारी और कौन ने मारी, और हम कुछ सुनना है। पहले तो जिन्हें की जा छोरा की वो हतका है, दूसरा गुआ की होगा छोरी की ने कहने के बेसी मिली है।
इतना तो हम जानते हैं। जो पुलिस की जांच कर रही थी सही दिशा में चल रही थी? सही दिशा में पुलिस तो अपनी सही दिशा में चल रही है, पुलिस तो अपनी सब। इसीलिए आप लोगों ने बकायदे पंचायत वगैरह की थी इस पूरे मसले पे? हम तो यहाँ दुकान करता हूँ। नहीं तो इस मामले को किस तरीके से देखा? ये सुना मैंने तो कि वैसे अपने आप ही नहीं मारी लड़की। क्योंकि आप भी इसी गांव में आपकी दुकान है? हाँ, इसी गांव में। तो क्या सुना 14 तारीख का ये पूरा मामला है? हमने तो ये यहाँ सुनते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया, उन्होंने लड़की मार दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये और तो पता नहीं, हम वहाँ देखने नहीं गए। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हम तो देख ही ना है तो हम क्या कहें। हम तो इतना नहीं जानते हैं कि हाँ वहाँ मारपीट भैया है कि वो भैया है, वैसे जे ही देखो ना। यहाँ हल्ला तो होता है, ये लड़के मारते थे, कोई आवाज़ नहीं, गुल नहीं। सुबह सुबह सभी लोग वहाँ खेत खलिहान में रहते हैं, 8-9 बजे तो सारा पानी काटने जाते हैं, फसल भी कट रही है और कोई पता ही नहीं पड़ा है। भाई आवाज़ तो आती है भाई, आपको कोई मेरे कोई दमन करे या मारे तो चीख पुकार तो चिल्लाते तो हैं। वहाँ 3-3, 4-4 जने जब घास खोद रहे थे, मम्मी पापा भैया उसका सब लोग वहीं पे थे? हाँ वहीं थे। वो तो खामा खा का बयान रखना। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और दिया गया है, जिसके बाद टीम एक बार फिर पीड़ित के गांव में पहुंच गई। एसआईटी को आज ही हाथरस केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एसआईटी ने बताया कि उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है और इसके बाद प्रमुख सचिव गृह ने सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी को 10 दिन का और वक्त दिया। एसआईटी को और वक्त दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि जांच टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले जिसमें मामला दरिंदगी और हत्या के अलावा कुछ और भी निकल सकता है और इसीलिए अब इस पर जांच होनी स्वाभाविक है। एसआईटी ने और वक्त मांगा, 10 दिन का फिलहाल वक्त उनको मिला क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ही उनको रिपोर्ट सौंपनी थी और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि रिपोर्ट तैयार भी हो गई है, आखिरी दौर पर है। लेकिन अमित, ऐसा क्या लगा एसआईटी की टीम को कि इसको 10 दिन और मांगा गया, कि 10 दिन अभी और चाहिए जांच के लिए? जी अर्पिता, एसआईटी की टीम को जांच के दौरान जरूर कुछ नए सुराग मिला होंगे और इसी नए सुराग की तफ्तीश के लिए एसआईटी की टीम ने 10 दिन का और अतिरिक्त समय मांगा, और एसआईटी की टीम को मिल भी गया है। यानी जो कथित तौर पे बलात्कार और जानलेवा हमले की बात की जा रही है, इसके अलावा भी एसआईटी टीम के इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस तरीके से पंचायत हुई, एक गुट ने पंचायत किया है और लगातार आरोप लगाए गए हैं क्यों सीबीआई जाँच से पीड़ित परिवार पीछे हट रहा है, नार्को टेस्ट से क्यों पीछे हट रहा है, ये तमाम सवाल थे। और उसके बाद से जाहिर तौर पे जो एसआईटी की टीम है रोजाना इस गांव में आती है, रोजाना वो पूछताछ करती है, रोजाना वो बातचीत करती है और साथ ही साथ बीते कल हमने जिस तरीके से देखा कि जो एसआईटी की टीम थी उस स्थान पर गई थी जहां पर अंतिम संस्कार पीड़िता का क्या किया गया था, मुआयना किया था। ये दूसरी बार था जब एसआईटी की टीम वहाँ पहुँची थी और उसके बाद ही उन्होंने लखनऊ से बातचीत की और 10 दिन का अतिरिक्त समय इस पूरे मामले में जाँच करने के लिए मांगा और फिलहाल उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया। आज सुबह भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से एसआईटी की टीम सुबह यहाँ पहुंच गई थी पूछताछ करने के लिए। पीड़िता के परिवार से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी है। तो जाहिर तौर पर अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अजीत, एक एक करके देखिए सारी बातें सामने आ रही हैं, जो गाँव के लोग हैं उनके बयान भी अलग अलग आ रहे हैं और इसीलिए शायद एसआईटी ने अभी और वक्त मांगा ताकि 10 दिन अभी और गहन तरीके से इसकी जांच हो पाए। देखिए बिल्कुल अर्पिता, एसआईटी इसी दिशा में जांच कर रही थी और आपने देखा कि मथुरा में एफआईआर हुआ। मथुरा के 2 बिंदु हम बताना चाहते हैं कि जो एफआईआर में जिक्र है, जो हाथरस के मामले में एक नया मोड़ लेता है। बाकायदा एफआईआर में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, मजदूरों का पलायन और कश्मीर, इन मुद्दों को उठाना। इसके साथ ही एफआईआर में ये भी कहा गया है कि आपको जब दंगे होंगे या साजिश करेंगे तो आपको कैसे अपनी पहचान छुपानी है, कैसे आपको पूरा प्री प्लान करना है। तो 10 दिन का वक्त इसीलिए एसआईटी को दिया गया क्योंकि जो एसआईटी का जो रुख है, जिस तरह उसकी रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, उनकी जांच आगे बढ़ रही है, वो कहीं और जा रही है, यानी कोई और दिशा जा रही है। उसकी ब्रीफ बाकायदा देर रात अपर मुख्य सचिव गृह को किया गया, जिसके बाद 10 दिन का समय सीएम के निर्देश पर बढ़ाया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एसआईटी टीम है अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेगी तो कई सारे ऐसे बड़े खुलासे होंगे जिसका लोगों को अंदाजा नहीं होगा और सच का खुलासा होगा। ठीक है।
तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए